हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है, और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, जो कि बेंजीन में नाइट्रेशन करवाया था मैंने। नाइट्रेशन के अलावा बेंजीन में सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, एसाइलेशन जैसी और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। आज हम बात करते हैं उनमें से एक और रिएक्शन की, जो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है आपका, वो है एल्काइल ग्रुप, दैट इज एल्काइल कैटायन। ये एल्काइल कैटायन कहाँ से आया? इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो रिएजेंट है एल्काइल हैलाइड और ल्यूइस एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से आपका ये एल्काइल कैटायन फर्स्ट स्टेप में बनता है, जो कि आगे सेकेंड स्टेप में बेंजीन पर अटैक करता है। यहाँ हैलोजन, जो हैलाइड है ना, वो हैलोजन कोई भी ले सकते हो आप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। बट फ्लोराइड अगर आपने लिया है, कोई एल्काइल फ्लोराइड लिया है, तो रिएक्शन बेहद फास्ट होगी, बहुत ही फास्ट होगी रिएक्शन। क्लोराइड और ब्रोमाइड यहाँ प्रेफरेबल हैं, ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ किया जाता है। आयोडाइड के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। तो हम शुरू करते हैं बेंजीन के ऊपर मिथाइलेशन करवाकर, मैथिलीकरण करवाकर टॉल्यूइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस रिएक्शन से टॉल्यूइन बनाई जा सकती है कैसे? यहाँ हमको तीन चीज़ें लेनी हैं। एक तो लेना है बेंजीन, और एक लेना है आपका मिथाइल क्लोराइड, और एक लेना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का बनना। यहाँ CH3Cl और AlCl3 की रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट बने हैं वो हैं एक तो मिथाइल कैटायन और एक AlCl4-। ये जो मिथाइल कैटायन है ये है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो आगे जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नाइट्रेशन में NO2+ ने किया था। तो सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं इस मिथाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक करके पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर फाइनली एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तीन अनुनादी संरचनाएं हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ लिखा हुआ है। इसे आप हिंदी में अनुनादी संकर भी कह सकते हो। ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है, और ये कैसे होगा? AlCl4 की प्रेजेंस में, AlCl4-। ये बेस की तरह काम करते हुए इसमें से एक H बाहर निकाल लेगा, एक प्रोटॉन बाहर निकाल लेगा, और CH3 यहाँ लगा हुआ रह जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ? बेंजीन के ऊपर से एक H निकला और उसकी जगह पर एक CH3 लग गया, यानी कि बेंजीन से शुरू किया और टॉल्यूइन बना दिया। ये है मिथाइलेशन, बेंजीन के ऊपर मिथाइलेशन। इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। वैसे तो ये रिएक्शन एल्काइलेशन के लिए बहुत अच्छी है, पर इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, जिस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहली जो लिमिटेशन है इस रिएक्शन की वो ये है कि जब तक आप छोटा एल्काइल ग्रुप ले रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने लॉन्ग चेन एल्काइल हैलाइड लिया तो क्या होगा कि आप बेंजीन की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आपने N प्रोपाइल क्लोराइड से करवाई AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बनना क्या चाहिए था? बनना चाहिए था N प्रोपाइल बेंजीन, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह पर आपको मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि जो बनना चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ और मिला, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिला। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको आगे इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म से अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझिएगा।
इसके मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में आपका एल्काइल हैलाइड जो कि N प्रोपाइल क्लोराइड है AlCl3 से रिएक्शन करता है और आपको एक N प्रोपाइल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। यहाँ पर चूँकि ये प्राथमिक कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इसलिए ये सेकेंडरी से कम स्टेबल है और सेकेंडरी जो होता है वो टर्शरी से कम स्टेबल होता है। हम जानते हैं कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके जो कारण हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे भी कम स्टेबल है। तो चूंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये कम स्टेबल है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट द्वारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे ही ये बनता है इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा और आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो अब हमारे बेंजीन के ऊपर कौन से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा? सेकेंडरी वाले का, न कि प्राइमरी वाले का। तो जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसका अटैक बेंजीन के ऊपर ठीक वैसे ही होगा जैसे पीछे आपने देखा था मिथाइल ग्रुप का अटैक। इसके अटैक से जो इंटरमीडिएट बना है वो ये है। इसकी भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी जैसी उसकी बनी थी मिथाइल वाले में। एंड फाइनल स्टेप में बिल्कुल वैसे ही यहाँ से भी एक H निकल जाएगा AlCl4 की प्रेजेंस में और आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये लिमिटेशन हुई कि हमने शुरू किया था, हमको बनाना था नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन पर बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ हमने सेकेंड एग्जाम्पल में नियोपेंटाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 से करवाई। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो कार्बोकैटायन बना उसमें आप देख रहे हो प्लस चार्ज किस पर है? इस कार्बन पर है और ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्बोकैटायन कहलाता है। इसके रीअरेंजमेंट से टर्शरी तक ये जा सकता है। टर्शरी कार्बोकैटायन में ये आराम से कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जब सेकेंड स्टेप में, अगली स्टेप में जब बेंजीन के ऊपर अटैक होगा तो इस टर्शरी कार्बोकैटायन का अटैक होगा बेंजीन के ऊपर और एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक वैसे ही इसकी भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। थर्ड एंड फाइनल स्टेप में इसी इंटरमीडिएट में से एक H निकल गया AlCl4- की प्रेजेंस में और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला उसमें आप देख सकते हो कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है ये। ठीक, तो हमको मिलना कुछ और चाहिए, मिल कुछ और जाता है, यानी कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाता है। ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की लिमिटेशन है पहली। सेकंड इसकी जो कमी है, दूसरी जो कमी है इसके अंदर वो ये है कि इसमें कई बार पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हमारी रिएक्शन जब हमने बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में करवा के टॉलुइन बनाया था तो रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है। चूँकि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लग गया है और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए अभी अगर अभिक्रिया मिश्रण में और मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 पड़े हैं तो वो इस टॉलुइन से अभिक्रिया करके ऑर्थो, इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं और आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था टॉलुइन, पर हमको साथ साथ पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, जो कि सेपरेट करना थोड़ा एक मुश्किल काम है। इसी तरह से इस रिएक्शन की एक और लिमिटेशन है जो कि है आइसोमराइजेशन यानी समावयवीकरण। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, जैसे कि मैंने बेंजीन और इथाइल क्लोराइड और AlCl3 की रिएक्शन से ये इथाइल बेंजीन बनाया, ये मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ये बन गया है। प्रोडक्ट के बनने के बाद इसके अंदर आइसोमराइजेशन की यानी कि समावयवीकरण की भी संभावना रहती है। तो इथाइल बेंजीन के अंदर समावयवीकरण होकर ये ऑर्थोजाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको
इन दोनों का मिश्रण मिलता है प्रोडक्ट के अंदर, जिसको सेपरेट करना पड़ता है, जो कि एक टीडियस जॉब है। और एक और लिमिटेशन है इस रिएक्शन की, जो है डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कि विसमानुपातीकरण। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट बनाया हमारा टॉलुइन, तो टॉलुइन के कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं टॉलुइन के, तो टॉलुइन के एक मॉलिक्यूल से CH3 ग्रुप का स्थानांतरण टॉलुइन के दूसरे मॉलिक्यूल पर हो जाता है पैरा पोजीशन पर। तो एक टॉलुइन मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो गया पैराजाइलिन में और एक कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। ये भी साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन के अंदर। तो ये जो थी सारी लिमिटेशंस थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की, स्पेशली एल्काइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।